साहित्य के पाठकों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज और आज का यह उपन्यासों में आदिवासी भारत उपन्यासों में लगभग 12 उपन्यास, जिसमें से ये आज अंतिम उपन्यास है कोचा रेटे। पहाड़ी नाम से हिंदी में अनुवाद हुआ और अनुवादक हुए वी.के. रवींद्रनाथ। उन्होंने कोचा रेटी मलयालम में पहाड़िन बोलते हैं, तो हिंदी में अनुवाद होने से हमें केरल प्रदेश में रहने वाली आर्यन आदिवासियों के बारे में गहराई से, गंभीरता से जानकारी मिलती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गोपीनाथ महांती का अमृत संतान के कंद आदिवासियों के बारे में हम परिचित होते हैं, कुछ इसी तरह से दक्षिण भारत से, सुदूर दक्षिण से मलयालम में लिखा आदिवासी जनजाति पर ये बड़ी शिद्दत से, गहराई से और ख़ास करके आज़ादी से पूर्व उनकी स्थिति क्या थी, इससे हम परिचित हो सकेंगे। इसकी खासियत है उपन्यास की कि बीमारी को खास तरह से उठाया गया है। पान खाने की एक परंपरा सामने आती है। स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान रहा है कि घर को वो चलाती है, संचालित करती है। शिक्षा का महत्व उजागर होता है और एक नायिका सरकारी नौकरी में चली आती है। इस तरह से दिक्रों के द्वारा लूट इसके बावजूद जारी है, बल्कि एक शिक्षित युवक जो वेद हो चुका है, जड़ी बूटी को ज्ञाता है, वो भी इस लूट से बच नहीं पाता जो षड्यंत्र पूर्वक इनके खिलाफ होता है। तो मैं और इस पर गहराई से उतरूँ इसके पहले ये बता दूं कि अब तक हमने 11 उपन्यास, इस सहित 12 उपन्यास, जिसमें से सर्वप्रथम था सहराना पुन्नी सिंह का, जिसमें शहरिया आदिवासियों के बारे में आप पहचान सके कि राजस्थान की वो आदिवासी जो लगभग सबसे पिछड़ी कहलाती है। इस पर सर्वप्रथम राजस्थान में शहरिया जनजाति पर उपन्यास आता है। जो शहरिया मध्य प्रदेश के अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर में रहते हैं, वो इधर बारां की तहसील शाहबाद में, केलवाड़ा वगैरह इलाके में रहा करते हैं। दूसरा उपन्यास पठार पर कोरा, सुदूर पूर्व से झारखंड के आदिवासियों पर आधारित है, जहाँ पर नायक गैर आदिवासी होता है और उससे स्थानांतरण के तहत टीचर के बतौर एक जंगली गांव में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे खोजने पर भी स्कूल नहीं मिलता। ये चिंता का विषय होता है। धूनी तपेतीर राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों के द्वारा हुए आंदोलन पर आधारित रहा है और मुझे सूचना मिली है उपन्यासकार से कि 70 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में ये शामिल किया गया है और इस पर लगातार आदिवासी दृष्टि से शोध किए जा रहे हैं। इस तरह से ये उपन्यास जिन पर लगातार शोध हो रहे हैं या कि किसी न किसी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, और ये 2014-15 में उपन्यासों में आदिवासी भारत आया था। उसके बाद हम इसे YouTube चैनल पर हर 12 उपन्यास को ले आए हैं, जो प्रतीकात्मक आपकी सहायता कर सकते हैं उन शोधार्थियों को और ऐसे जिज्ञासु पाठकों की जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं जो किताब ले करके फिर पढ़ सकते हैं, पठन पाठन कर सकते हैं। समरशेष विनोद कुमार का ऐसा उपन्यास है झारखंड के, जो शिबू सोरेन के जीवित रहते हुए उन पर लिखा गया है और रेड जोन में फिर पुनः शिबू सोरेन आते हैं। इस तरह से समरशेष है उपन्यास शिबू सोरेन के पिता से आरंभ होता है और शिबू सोरेन के द्वारा जो आंदोलन, दन कटनी की जाती है, उस पर आधारित रहा है। खुले गगन के लाल सितारे अब तक की खबर के अनुसार 350 पाठकों, श्रोताओं के द्वारा देखा जा चुका है। उसकी एक अपनी ही
बस्तर बस्तर उपन्यास की तर्ज पर नक्सलवाद सलवा जुलूम पर आधारित उपन्यास है। खुले गगन के लाल सितारे मधु कांकरिया का एक बहुचर्चित उपन्यास है। हम यहाँ थे। और संस्कृत सेज पर उनके अन्य उपन्यास है जो और वेश्या जीवन पर उनका उपन्यास है आखिरी सलाम। सोनागाछी की वेश्याओं पर वहाँ पत्रकार के रूप में पहुँच करके आपने एक ऐसा ज़मीनी काम किया है जो हाशिए पर रहती आई स्त्रियाँ उनके पक्ष में आपने लेखन किया है। लालचंद असुर और ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का उपन्यास जो उपन्यास में आदिवासी भारत में शामिल रहा है, इस पर यूजीसी ईपीजीपी पाठशाला के तहत बाकायदा 30 मिनट का वीडियो बना हुआ है जिसको करीब करीब अब तक 10,000 लोग देश भर में और विश्व भर में देख सुन चुके हैं यूजीसी योजना के तहत। और ये मेरे स्वयं के चैनल पर पुनः वीडियो में खास करके उपन्यासों में आदिवासी भारत चैप्टर के बतौर आता है। अमृत संतान गोपीनाथ महंती का जो कंद जनजाति पर है, उड़ीसा की पर आधारित रहा है। जंगल के दावेदार बिरसा मुंडा जो झारखंड के नेतृत्व करते हैं आदिवासियों का और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करते हैं। पहली बार 1857 से भी पहले कोट्टा एम वीरप्पा मोहली का कन्नड़ में लिखा गया ऐसा उपन्यास है जो नेता भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और इसके बावजूद आदिवासी की जुबान बनते हैं। मूक आदिवासियों को एक तरह से जो वो लिखते हैं ये एक अलग ही मिसाल कायम करता है। जंगल जहाँ शुरू होता है एक तरह से आदिवासी वर्सेस डाकू समस्या पर आधारित है कि डाकू सिर्फ जंगल में पैदा नहीं होते, जंगल में आदिवासी रहते हैं। डाकू भी अगर जंगल में रहेंगे तो वहाँ डाकू भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक वो डाकू जो मुख्य धारा के समाज में पैदा होते हैं और राजनीतिक पहुंच जिनकी होती है, एक वो जो प्रताड़ित पीड़ित शोषित है आदिवासी, वो डाकू बनते हैं और उनको संरक्षण नेता द्वारा कानून द्वारा उतना नहीं मिलता जितना उनको मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपन्यासों में आदिवासी भारत की पहाड़ी कोचारेट्टी नारायणन का लिखा ये उपन्यास आपको सुदूर दक्षिण में केरल की आर्यन जनजाति पर आधारित वी.के. रविंद्रनाथ के द्वारा अनुवादित उपन्यास है जिसकी कुछ मोटी मोटी बातें हम जानकारी हासिल करेंगे। आर्यन आदिवासियों पर आधारित उपन्यास है। इस श्रृंखला का ये अंतिम उपन्यास रहेगा। इससे पहले आप 11 उपन्यासों का परिचय ले चुके हैं। अभी नहीं है तो मिर्च के समय दे देना, इस तरह से मैंने टाइटल दिया था उपन्यासों में आदिवासी भारत, जिसकी हम चर्चा करेंगे। कितनी भावनापूर्ण बात कही है कि सौदागर इनके बीच में आते हैं और इनके पास पैसा नहीं होता है तो सौदागर कितनी मीठी भाषा में बात करता है और मीठी छुरी बन करके इनको ठगता है, लूटता है, ऋणग्रस्त कर देता है। वो कहता है अभी नहीं है तो मिर्ची तोड़ने के वक्त दे देना, कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो कुछ भी लिख देगा बही में, फिर उतना ही उनसे वसूल करेगा मई ब्याज के। शिक्षा आज़ादी के बाद मिल पाती है और ये सभी आदिवासियों की समस्या रही है, तो आर्यन आदिवासियों की भी समस्या में शामिल है। आदिवासी पहली युवती जिसे नौकरी मिल पाती है और मुझे लगता है कि इन 11 उपन्यासों में ऐसा कोई पात्र नज़र नहीं आया जो नौकरी तक पहुंचा हो। हाँ, स्कूल तक पहुंचने वाले भी कम ही पात्र नज़र आते हैं। तो इस तरह से ये उपन्यास शिक्षित हो रहे आदिवासी आर्यन युवती और युवक की स्थिति को भी बयां करता है। और उपन्यास में प्रवेश करते ही पाठक को कुछ समस्याएं सामने होती है। वहाँ दिखाई देते हैं हाथी, जंगल पास में है, जंगल पास में नहीं, जंगल के बीच में आदिवासी रहते हैं। कभी भी हाथी इन पर हमला कर देते हैं तो हाथी के हमलों से कोच्चारण बचाता है, बचाव करता है। और
कभी हाथी हमला करता है, हाथी से बचते हैं तो सूअर हमला कर देते हैं, ये सूअर का शिकार भी करते हैं। तो ये शिकार करना आदिवासियों की मुख्य प्रवृत्ति रही है। आप ये देखेंगे कि किसी भी उपन्यास को आप पढ़ लीजिए, आपको मुझे लगता है कि, और हम आगे बात करें इसके पहले, कि हाथी सूअर कथानक में स्थान पाते हैं, हाथी आदिवासी योग की मुठभेड़ दिखाई गई है। हम ज़्यादा बेहतर होगा कि उपन्यास का सारांश भी देख लें कि सारांश इस तरह से है। मैं उपन्यासों में आदिवासी भारत का एक पैरा पढ़ करके आपके सामने कुछ स्थिति पेश करता हूँ। केरल की ऐसी जनजाति जो पहाड़ पर रहती है, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता के बीच आपसी संबंध के साथ ही साथ गैर आदिवासी उनका किस तरह से शोषण करते हैं दिखाया गया है। ठगते लूटते हैं, ऐसे अछूते विषय पर जंगलवासियों की आज़ादी मिलने तक की कहानी बयां करती है। यानी ये आज़ादी पूर्व की कहानी। आदिवासी रीति रिवाज, तीज त्योहार, गीत संगीत, खान पान के साथ जीते हैं। उन्हें दिकू लोग किस तरह से ठगते ठगाते हैं, जैसे वे ठग ही है फिर भी सभ्य कहलाते हैं, ये विडंबना है। आश्चर्य तो इस बात का है कि उनमें किसी तरह का पश्चाताप भी नहीं होता कि वो ठग है, दूसरों को ठग रहे हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति संयम और संतोष की जननी है, लेकिन जब भी आदिवासी की कथ्य कथानक पढ़ा जाता है तब सारे के सारे सौदागर आदिवासियों के बीच में जाता है। उसे दिकू क्यों करके पुकारा जाता है और दिकू उनको क्यों कर लूटते हैं, ये उजागर होता है। उपन्यास में ढेर सारे पात्र हैं। मुख्य रूप से कुंजी पेणो, कोच्चुरामन, पापी और कुजादिचन सामने आते हैं। उपन्यास में कई दृश्य जीवंत मनोहारी बन पड़े हैं। हाथी, सुअर, हिरन का शिकार, रहने के लिए झोंपड़ी बनाना, खेत के लिए ज़मीन तैयार करना और उसे खेती करने के लिए हल जोत करके जो मशक्क़त मेहनत की जाती है, अकाल में मरते लोग, सूना होता गांव, उजड़ता गांव, सेठों और व्यापारियों का उनके बीच आना जाना, बाहरी लोगों का उनसे संबंध वैसा ही है जैसे जंगल से शहर वाले लकड़ी काट लाते हैं, पेड़ नष्ट होते रहें उनकी बला से। उन्हें न जंगल की फिक्र है न आदिवासियों की। ये विषय उनकी चिंता में कभी नहीं रहा होता है। पर्यावरण जैसे विषय उनकी इज्जत में नहीं। उनका काम है लकड़ी काटना और व्यवसाय करना। शिकार के समय भी कितने चौकन्ने रहते हैं। शिकार करते वक्त कभी भी जंगली जानवर आ जाता है तो वे उद्रत है चूल्हे से जलती लकड़ी का एक टुकड़ा निकालकर बाहर को फेंक कर चिल्लाते हैं, भाग जा रहे, भाग जा रहे। जवाब में कुछ टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तब तय होता है कि वह हाथी था जो पेड़ों से टकरा करके दौड़ता है, भागता है। तो उसके दौड़ने से, उसके निकलने से पेड़ों की टहनियाँ टूटती है। इसी से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाथी का हमला हुआ है। गुलेल से एक पत्थर चढ़ाकर कसकर फेंका जाता है, साथ में गला फाड़ फाड़ कर गालियाँ भी देने लगता है। हाथी की प्रकृति को वे कितने नज़दीक से समझते हैं। अगर एक बार धान देख लिया, अगर हाथी ने आकर के उनका धान देख लिया तो उसे खाए बगैर वे पीछे नहीं हटेगा। इसलिए वे धान की फसल की रखवाली करते हैं और हाथी से उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कोच्चुरामन अकेले ही मुठभेड़ की तैयारी करता है। हाथी के रास्ते के ऊपर जंगली बेलों से लिपटी टहनियाँ, मजबूत बेल के रस्से से एक टहनी बांध दी, लिपटी हुई दूसरी बेलों को काट दिया जाता है और हाथी को भी उससे गुजारता है। इस तरह से वो हाथी पर हमला करता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि उपन्यास का सारांश और उपन्यास क्या है। हम पुनः बात आगे बढ़ाते हैं। हाथी से बचाव में उसे भगाने का एक दृश्य बड़ा ही सुंदर मनोहारी बन पड़ा है। पात्र के रूप में आपने देखा
कोचुरामन कुंजी पेड़, ये युवक और युवती है, दोनों की शादी होती है। शादी करके कोचुरामन कुंजी पेड़ों के घर जमाई होकर के रह जाता है। तो घर जमाई का एक अलग ही संबंध होता है जो यहाँ उजागर होता है। बीमार होने पर ये ऑपरेशन करने से बचते हैं, ऑपरेशन के नाम से ही डर जाते हैं और ऑपरेशन की जो ही खबर लगती है अस्पताल को छोड़ भागते हैं। आदिवासी वैसे तो सभी क्षेत्र के गैर दुनियादार होते हैं, तो गैर दुनियादारी इनमें पाई जाती है। उपन्यास में आप देखेंगे कि ये उपन्यास केरल प्रदेश पर आधारित है और उपन्यास का नाम कोच्चारेटी है। मलयालम भाषा में केरलम कोच्चारेटी, दोनों में क की आवृत्ति आ रही है। और इसी तरह से आप देखें क वर्ण की आवृत्ति, केरल कोच्चारेटी, कुंजी पेणु कोचुरामन जो वेद है इनमें भी क की आवृत्ति हो रही है। और भी पात्र है जो क से ही आरंभ होते हैं। तो केरल जब कहा जाता है तो केरल में रहने वाले लोगों के नाम भी क से आरंभ होते हैं और खुद केरल में क की आवृत्ति है। खुद उपन्यास का शीर्षक भी कोच्चारेटी है, जो पहाड़ी नाम से हिंदी में अनुवाद होकर के आपके सामने। कोचुरामन वेद है, हाथी से बचाव करता हुआ दिखाई देता है और जड़ी बूटियों का ज्ञाता है, जड़ी बूटियों से वो उपचार करता है। कहा गया है उपन्यास में कि शिक्षा का घना, शिक्षा के बिना आदिवासी अंधेरे में, सघन कोहरे में, जब शिक्षा आती है तभी वो अंधेरे से बाहर हो पाते हैं। तो ये यहाँ दो पात्र कोच्चारामन कुंजीपेण दोनों ही शिक्षित होती है और दोनों प्रेम विवाह करते हैं। जमींदार और पुलिस हमेशा की तरह हर जगह इनका रोल जो हो जैसा है, कहीं के भी आदिवासी हो, पुलिस जमींदार का गठबंधन होगा। जमींदार कई तरह से उनको ठगने का प्रयास करेगा, लूटेगा और गैर इरादतन हमला करेगा। पुलिस जमींदार के पक्ष में होगी, कभी भी आदिवासी का पक्ष लेती हुई नजर नहीं आएगी। इसीलिए उपन्यास में आर्यन लोग पुलिस को मरने की कामना करते हैं। वो कहते हैं इनके हैजा फैल जाए, इनकी बीमारी फैल जाए, कारण कि वो हमेशा प्रताड़ित करने वाले के साथ खड़े होते हैं और प्रताड़ित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे, जैसा कि शीर्षक उपन्यास का आया था, अभी नहीं है तो मिर्ची तोड़ने के दौरान दे देना। जब सौदागर सौदा बेचने आता है और आदिवासी कहते हैं कि अभी देने के लिए, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सौदागर बड़ा भोला बन करके कहता है कोई बात नहीं, जब मिर्ची आएगी तब दे देना, तब तक मैं इंतजार करूँगा। और बई में लिखता है, बई में वो सब लिखता है, बड़ा चढ़ा करके लिखता है, ब्याज लगाता है और फिर वसूलने चला आता है। जिसके ऋण से, जमींदार या सौदागर के ऋण से कभी भी आदिवासी मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए वो डरते हैं सौदागर से, जमींदार से, पुलिस से, हर उस महकमे से जो उनके बीच में पहुंच करके कोहराम मचाने का काम करता है। यहाँ तक कि जिसे आप विकास कहते हैं, सबसे पहले विकास रेल और रोड से आता है। रोड जब इनके बीच में पहुंचती है, रेल तो चूंकि मुख्य धारा बड़े बड़े शहरों को कवर करती है, कभी कभार किसी गांव से गुजरती है, कभी कभार किसी जंगल से गुजरती है, लेकिन सड़क आदिवासी गांव में जब भी पहुंचती है तो ये लोग डर जाते हैं। क्यों डरते हैं ये लोग, इसका एक उदाहरण है जो मैं बता ही देता हूँ। उपन्यास में किस तरह से आया है, आप भी रूबरू हो सकते हैं। उपन्यास में आता है कि जब रोड बनती है तब
लोग चाय वाला बेचने आया तो चाय वाले से बचेंगे, डरेंगे। कोई बात नहीं, उधार देने के लिए वो कहते हैं कोई बात नहीं, फसल कटे तब दे देना। लोग चाय पीने से डरने लगते हैं कि वो कितना मांग ले, क्या पता अब किस किस को पैसे देने हैं और कौन कौन रोक देगा। तो इस तरह से ये देखिए, और जब कहीं सड़क आ गई तो डर किस तरह से, किस कदर है इसमें कि क्षेत्र में बनने वाली सड़क उनको खुद कितनी सुविधा देगी, इस पर नहीं सोचते, पर डरते हैं कि सड़क से उनके दुश्मन सहज ही और जल्दी ही उन तक पहुंच जाएंगे। पुलिस गाड़ी के लिए है, ये सड़क पुलिस की गाड़ी के लिए है। अब इस पहाड़ी पर किसी आर्यन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनके बीच अगर चेचक फैलती तो कितना अच्छा होता। पुलिस वालों के लिए काम ना कर रहे हैं आर्यन लोग, इसलिए आर्यन पुलिस को चेचक महामारी में मरने की कामना करते हैं। आर्यन आदिवासी घोर अंधविश्वास से ग्रस्त है। बलि झाड़ फूंक इनके बीच में है। भूत आत्मा, प्रकोप और पूजा बिरादरी बाहर करना। आर्तव के समय आदिवासी स्त्री का दंश, प्रकृति से उन्हें बराबर लड़ना पड़ता है। जंगल पर आश्रित होने के चलते जंगली जानवरों का डर, जंगली पशुओं से सुरक्षा का सवाल, रींछ से भिड़ंत होना, सूखा पड़ना, बीमारी फैलना, अकाल दुकाल की मार झेलना, चेचक का प्रकोप महामारी बनकर टूट पड़ता है। आर्यन भौचक रह जाते हैं। घाटी के निचले इलाके में चेचक की बीमारी फैल जाती है। लोग डर जाते हैं। माताएं रोने वाले बच्चों के मुंह बंद कर देती। ऐसा लगता था मानो चेचक के वेश में यमराज ही सामने आकर खड़े हो गए हों। अगर वो आवाज़ करेगा तो कहीं बच्चे की आवाज़ सुनकर के यमराज न चला आए। इस तरह से आप देखेंगे कि अंधविश्वास इसमें किस तरह से फैलता है। स्त्री के पक्ष को, आर्यन स्त्री का पक्ष इसमें उभर करके आता है। मुख्य पात्र के रूप में 3 ही नाम उजागर हुए हैं कुंजी पेणु के अलावा, पार्वती और पापी। पार्वती कुंजी पेणु की बेटी है जो प्रेम विवाह करती है। पार्वती। आर्तव, जब महिला को माहवारी आती है उसको आर्तव बोलते हैं। तो आर्तव के समय ये क्या करते हैं, एक तरह का उत्सव मनाते हैं। हालांकि अलग बिठाया जाता है, अलग रखा जाता है, दूर रखा जाता है, लेकिन जब पहली बार आता है तो ये समाज इसका भी उत्सव मनाता है। आर्तव को समारोह पूर्वक मनाया जाना इनकी विशिष्टता है। लड़की को उपटन लगाया जाता है, पर दक्षिण कोने में अकेले सोना भी पड़ता है। ऋत और प्रसव की अवधि में सौरी में बिताना पड़ता है। रसोई में या घर के अगवाड़े नहीं आ सकती, किसी को छू नहीं सकती। एक तरह से इधर ग्रामीण महिलाओं में जो पाया जाता है कुछ उसी तरह से व्यवहार इनके साथ भी होता है। लेकिन मुख्य महिला जो घर की मुखिया कहलाती है वो बाकायदा उनकी बराबर इज्जत होती है। स्त्री परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम कर दिया, युवक हो या युवती, तो उसे बिरादरी बाहर कर दिया जाता है। जैसे हरियाणा में पंच पटेल निर्णय लेते हैं जात बाहर करना, तो उसी तरह से बिरादरी बाहर करने की परंपरा इनकी यहाँ भी पाई जाती है। लेकिन एक और रिवाज है, जैसा कि बताया गया कि पान खाना। इधर हमें ये सुनने को मिलता है कि जब भी राजा जी दूसरे राज्य पर हमला करते थे तो सैनिकों को भेजने से पहले सेनापति को पान खिलाने की एक रिवाज था। ये लड़ने के लिए जा रहा है और ये उसकी तरफ से भेंट है, जिम्मेदारी दी जा रही है। तो यहाँ पर पान हर वक्त खाया जाता है, हर सूरत में खाया जाता है। अगर खुशी की बात है तो पान खाया ही जाएगा, लेकिन अगर बीमार है कोई और बीमार
पति से पत्नी कुंजी पेड़ों पान लेती है, पान खाती है। तो पान इस तरह से खुशी में नहीं, गम में भी काम आता है। यानी कहने का मतलब ये कि दोस्त को ही पान नहीं खिलाते, ये दुश्मन को भी पान खिलाते हैं। ये गौर करने की बात है। हर आदिवासी क्षेत्र के अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी ही कुछ कहानियाँ होती हैं, अपने ही पुरखों की कुछ कहानियाँ वो बयां करते हैं। जैसा कि जंगली फूल और मताई उपन्यास में पुरखों का पूरा साम्राज्य बिखरा पड़ा है, कहानी दर कहानी है। सुनीता गोगरा से बात हो रही थी तो बता रही थी कि मैं सेकंड पार्ट भी ला रही हूँ, इतनी सारी कहानियाँ हैं कि मैं एक उपन्यास में दूसरा भी उसी पर आधारित कर रही हूँ और उसमें भी पूरी नहीं आ पाएगी। और उस जिस तरह से वो कहानी बयां करती है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो पान खाना इनके बीच में रिवाज है। मौत हो, मरण हो या खुशी का अवसर हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, आप उसको पान जरूर खिलाएंगे। कोचू रामन जब बीमार पड़ता है तो किंची पेणु उससे पान मांग लेती है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो शिक्षा का महत्व, जब शिक्षा के लिए एक स्कूल खुलता है तो स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये दिखाया गया है कि मलयाली भाषी, देहाती, जंगली आदिवासी कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते तो शब्द उच्चारण से वो शिक्षा आरंभ करते हैं। इस तरह से दूसरी मुख्य समस्या है कि ईसाई जहाँ जहाँ भी आदिवासी होंगे, सुदूर जंगल में वहाँ भी ईसाई पहुँच जाते हैं और शिक्षा का उजाला फैलाने का काम करते हैं। लेकिन उनका मकसद रहा कि जब वो शिक्षा देंगे तो बदले में उनको ईसाई बनाने की प्रक्रिया जरूर अपनाएंगे। गरीब मरता क्या न करता, इसलिए अधिकांश आदिवासी ईसाई भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सहजता से, सरलता से ईसाई बनते हो। कुछ बन सकते हैं लेकिन अधिकांश विरोध भी करते हैं। और अधिकांश आज भी आदिवासी सरना धर्म, प्रकृति वाला धर्म ये अपनाए हुए हैं, इसलिए कि ईसाई कुछ चंद मुट्ठी पर बन गए मजबूरियों में। उनकी भी रही होगी कुछ मजबूरियां जिसके तहत वो एक अन्यत्र धर्म को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से गरीबी के चलते कुछ ईसाई बनते हैं। कोचू रामन को जब पढ़ा लिखा करके ईसाई बनाने की बात आती है तो उसका नाम रखता जाता है आर्यन मसरई। तो कोचू रामन सवाल उठाता है कि आर्यन कोचू रामन ही रहेगा, वो आर्यन मसरई क्यों कहलाएगा? तो ये एक तरह की बगावत है, बनना भी चाहता है, ज़रूरत इसलिए कि ज़रूरत पूरी हो रही है तो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं नाम क्यों बदलूं। तो इस तरह से ही कह सकते हैं कि सहजता से ईसाई बन जाते हो, ऐसा नहीं है, बल्कि विद्रोह और बगावती स्वर इनकी अपनी अस्मिता की पहचान बनाए रखने के लिए ये सवाल उठाते हैं, उठाते रहे हैं। उपन्यास की मुख्य समस्या ऋणग्रस्तता, गरीबी है। और ऋणग्रस्त इतने कि ऋण से बाहर आना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। दिकु लोग इनको ठगते हैं और ये ठगाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रेमचंद के गोदान का होरी जिस तरह से ऋणग्रस्तता से बाहर नहीं आ पाता, गाय खरीदने की कामना लिए हुए मर जाता है, गोदान करने के लिए एक पैसे का देकर के पंडित को उसकी पत्नी कहती है कि यही गोदान समझिए। तो इस तरह से ऋणग्रस्तता की लक्षण पहाड़ी उपन्यास में दिखाई देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज़ादी पूर्व की कहानी पहाड़ी उपन्यास में आर्यन आदिवासियों के बीच में बखूबी दिखाई गई है। ये उपन्यास आप इसलिए पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि हमें देश के किसी भी क्षेत्र से, वो कि देश के किसी भी प्रदेश की बोली भाषा में लिखा गया है और हिंदी में अनुवाद होकर किया गया है,
तो हमें सुविधा हो जाती है कि मलयाली भाषा भाषी आदिवासी की खासियत, जैसे पान खाना, दुश्मन को भी पान खिलाना तो मित्र को भी पान खिलाना, और महिला की स्थिति वाकई में आर्तव आने पर उसको अलग रख छोड़ा जाता है, लेकिन उस दिन को वो उत्सव की तरह भी मनाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रकृति प्रेमी आदिवासी जंगल से प्रेम करते हैं और जंगल से दूर होना नहीं चाहते हैं। मेडिकल सुविधाओं से अभी महरूम है, शिक्षा उस कदर पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन चूंकि यह उपन्यास ज़्यादा ही पुराना है, यानी आज़ादी से पूर्व का लिखा गया उपन्यास है। तो साथियों, इस तरह से हम आज उपन्यासों में आदिवासी भारत की ये अंतिम श्रृंखला के साथ आपसे विदा लेते हैं। और पुनः मैं वह बात दोहरा दूँ कि आप चाहे वीडियो देख लें, लेकिन अंततः जब तक आप उपन्यास नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपकी बेचैनी खत्म नहीं होगी, आपकी पाठकीय भूख शांत नहीं होगी। प्यासे को बूंद भर पानी पिलाने से प्यास नहीं बुझती बल्कि भड़क जाती है। भूखा है अगर, तो एक घास खाने से भूख नहीं मिट सकती। ये एक घास का या एक बूंद पानी की तरह है, जो ये याद दिलाती है कि पानी कैसा होता है, पानी पूरा पीना है, पेट भर खाना खाना है। तो ये सारे के सारे उपन्यास आपको पढ़ने चाहिए, और उपन्यासों में आदिवासी भारत से आप पहचान कर सकते हैं। और अच्छी खबर ये है कि ग्लोबल गांव के देवता ईपीजीपी पाठशाला के तहत 6-7 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था, और उसको 10,000 व्यूअर्स अब तक मिल चुके हैं। देश में नहीं, विदेशों में भी पढ़ाया जाता है, तो वहाँ के भी पाठक श्रोता उसे देख सुन रहे हैं, और यहाँ भी उसे देख सुन रहे हैं। तो खुले गगन के लाल सितारे को 350 व्यूअर्स मिल चुके हैं। आप इनको आगे बढ़ाएं, ये दायित्व समझ करके कि हर वो अछूता विषय, अछूते लोग, आपको पीएचडी हिंदी में अगर करनी है, समाजशास्त्र में करनी है, इतिहास में करनी है, भूगोल में करनी है, तो इन आदिवासियों से आप गहराई से पहचान कर सकते हैं। आदिवासी एक दर्शन है। आदिवासी को किसी मुख्य धारा में बदलने की या ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, हिंदू कहलाने की भी जरूरत नहीं है, तो ईसाई बनने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उनका अपने आप में मुकम्मल धर्म है। उनका धर्म क्या है? ऐसा पर्यावरण। पर्यावरण के पक्ष में इस वक्त कोई जाति खड़ी है तो एकमात्र आदिवासी है। जंगल, विनोद कुमार की कविता की एक पंक्ति मैं पिछली बार भी कोड किया हूँ कि जो जंगल से सबसे अधिक नज़दीक है, जंगल उसी का है। जंगल उनसे छीनना, उनसे हथियाना, और सरकारी विभाग उन पर अगर अत्याचार करते हैं तो यह अत्याचार कहलाएगा, कानून टूटना कहलाएगा। संविधान में लिखा हुआ है कि आदिवासी उन सूखी लकड़ियों का उपयोग कर सकते हैं जलाने के लिए, झोंपड़ी बनाने के लिए, और दो ही काम के लिए जंगल उनके काम आता रहा है, आज से नहीं, सदियों से। ये भौतिकता और ये विकास आज की देन है। आज हम विकास कर रहे हैं। आज हम विकास करते करते इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जंगल नष्ट कर रहे हैं। पर्यावरणविद ये सवाल उठा रहे हैं कि पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए आदिवासी वो मैसेज करता है जो जंगल को बचाता है, और जंगल में कम से कम नुकसान करके। अब तो ये भी साबित हो गया है कि ठेकेदार को ठेका न दिया जाए लकड़ी काटने का, क्योंकि लकड़ी की जो टेबल, कुर्सियाँ, दरवाजे बना करते थे, उन सब की जगह लोहे, प्लास्टिक के सामान का उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक, लोहा, स्टील का, और कम से कम लकड़ी का उपयोग हो रहा है। स्कूल कॉलेज में जब लकड़ी की कुर्सियाँ लगाई जाती थी, टेबल लगाई जाती थी, आज प्लास्टिक की या लोहे की लगाई जाती है। जंगल आपको बचाना है,
एक पेड़ आपको लगाना है, माँ के नाम लगाना है, अपने जन्मदिन पर लगाना है। केवल आदिवासी का ही दायित्व तो नहीं है जंगल बचाना। जंगल बचाना हर एक का कर्तव्य है। ऑक्सीजन हम सब लेते हैं, आदिवासी जंगल में रह कर के कुर्बानी दे रहे हैं सभी समाज के लिए, जो कम से कम गुजारा करते हैं। ये मैसेज करते हैं, सदियों से करते आए हैं और आज भी। इसलिए जंगल उनके लिए होना चाहिए सुरक्षित, न कि जंगली जानवरों के लिए। जंगल में रहता है वो मनुष्य, और शहर में रहने वाला मनुष्य दरअसल खेती बाड़ी की ज़मीन को प्लॉटों में तब्दील करके, बड़े बड़े विभाग लगा करके, उद्योग लगा करके हम जंगल को नष्ट कर रहे हैं। हम गुनाह कर रहे हैं, हम गुनाह हैं अगली पीढ़ी के, गुनाहगार हैं हम, जो विकास की बात करके जंगल नष्ट करते हैं। खेती बाड़ी, जिसमें खेती बाड़ी होनी चाहिए, वहाँ प्लॉट काट रहे हैं। भू माफिया पैदा हो गए, रेत माफिया पैदा हो गए, लकड़ी माफिया, ठेकेदार दर ठेकेदार, सब कुछ ठेके पर चल रहा है। इस ठेके से मुक्ति के लिए आदिवासियों के साथ खड़ा होना, अपने आप के साथ खड़ा होना है। विदेशी लेखिका और कहीं का भी हो, अगर जैसे जंगल बचाने की बात करता है, पर्यावरण बचाने की बात करता है, वो एक है, सारे मिलकर के एक है। और ये एक दिन ये आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि सरकारें पर्यावरण को लेकर के उठेंगी और गिरेंगी। वो दिन दूर नहीं जब विकास के नाम पर हम अब ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। धन्यवाद, और इसे आगे बढ़ाएंगे यही उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो के और उपन्यासों में आदिवासी भारत की श्रृंखला की अंतिम कड़ी का अंतिम अरदास निवेदन। जय हिंद।